नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बड़ी बहस में आज बात होगी यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर मचे सियासी घमासान को लेकर। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले उच्च सदन राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 15 राज्यों की 56 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच एक एक सीट के लिए रस्साकशी देखने को मिल रही है। लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में पिछले 20 दिनों के भीतर हुए सियासी उलटफेर ने राज्यसभा चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। गठबंधनों का गणित बदलने से उत्तर प्रदेश और बिहार की एक एक सीट पर पेंच फंस गया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सूबे की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 7 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर सपा के उम्मीदवारों की जीत लगभग तय रही थी, लेकिन बदली परिस्थितियों में अब अखिलेश की पार्टी के लिए तीसरी सीट जीतना चुनौतीपूर्ण हो गया है। बीजेपी 7 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले ही कर चुकी थी, लेकिन अब बीजेपी ने अपने 8वें उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने संजय सेठ को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद से सपा के लिए अपनी तीसरी सीट निकाल पाना मुश्किल हो सकता है। वो क्या, ये भी बताते हैं आपको। तो दरअसल यूपी विधानसभा की जो है स्ट्रेंथ इस समय 399 सदस्यों की है। 403 सदस्यों वाली यूपी विधानसभा की 4 सीटें रिक्त हैं। वर्तमान संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा की एक सीट से जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रथम वरीयता के 37 वोट की जरूरत होगी। एनडीए का अंकगणित अगर हम देखें तो बीजेपी के 252, अपना दल के 13, निषाद पार्टी के 6 और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के 6 विधायक हैं। हाल ही में एनडीए का दामन थामने वाले राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के 9 विधायकों को भी जो है जोड़ लिया जाए तो एनडीए का संख्या बल जो है वो 286 पहुंच जाता है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के भी 2 विधायक हैं जो समय समय पर सरकार के साथ खड़े नजर आए हैं। इन्हें भी जोड़ लिया जाए तो एनडीए का जो आंकड़ा है वो 288 तक पहुंच जा रहा है, विधायकों का जो आंकड़ा है। अब बड़ी बात यह है कि सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी और सपा विधायक इरफान सोलंकी अलग अलग मामलों में जेल में बंद हैं। सपा के 108 विधायक हैं, कांग्रेस के 2 और बसपा से 1 विधायक है। सपा को 3 राज्यसभा सीटें जीतने के लिए 111 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। अगर इरफान सोलंकी समेत सपा के सभी विधायक पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करते हैं और कांग्रेस विधायकों के साथ ही बसपा के एकमात्र विधायक का जो वोट भी मिल जाता है तो पार्टी का जो तीसरा विधायक है वो आसानी से चुनाव जीत जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इरफान सोलंकी के वोट डालने पर सस्पेंस और पल्लवी पटेल ने साफ कर दिया है कि हम जया बच्चन और आलोक रंजन को वोट नहीं देंगे। ऐसे में सपा के अपने 2 वोट पर सस्पेंस ही है। बसपा विधायक का जो वोट है उसे अगर मिल पाएगा तो इसकी संभावनाएं भी ना के बराबर हैं। अगर ऐसा होता है तो सपा के पास तीसरी सीट के लिए 28 से 29 वोट ही बचेंगे। दूसरी तरफ आरएलडी की बात करें तो आरएलडी की पाला बदलने के बाद बीजेपी के पास 7 उम्मीदवारों की जीत जो है सुनिश्चित करने के बाद भी करीब 28 से 29 वोट अधिक हैं। ऐसे में दोनों ही पक्षों के पास प्रथम वरीयता के वोट करीब करीब बराबर होंगे, जिसके बाद फैसला द्वितीय वरीयता के वोट पर निर्भर करेगा, जहां बीजेपी और एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो सपा को ऐसी स्थिति में आरएलडी और सुभाषपा में अपने लॉयल लोगों से उम्मीद है कि जरूरत पड़ने पर वो उनके पक्ष में वोट कर देंगे। अब ये पेज भी यहां है कि वोट दिखाकर देना होता है। ऐसे में विधायक पार्टी लाइन से अलग जाएंगे, इसकी संभावनाएं भी ना के बराबर ही मानी जा रही है। तो ये था यूपी में होने वाले राज्यसभा चुनाव का पूरा सियासी समीकरण। आज इसी पर हम करेंगे बहस और इसके साथ ही बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद और कैबिनेट मंत्री दयाशंकर ने क्या कुछ कहा है वो पहले आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद बहस की शुरुआत करेंगे। साथ इस वक्त संजय निषाद और साथ ही दयाशंकर जी मौजूद हैं। बात करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना 8वां कैंडिडेट उतार दिया है राज्यसभा के लिए। सर, अब क्या लगता है, समाजवादी पार्टी ऑलरेडी 3 कैंडिडेट उतार चुकी है, आज 8वें कैंडिडेट के तौर पर संजय सेठ।
देखिए, समाजवादी पार्टी ने गलत किया है, उनको 2 ही कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए था, वो 3 कैंडिडेट खड़ा कर दिए हैं। उनके 2 प्रमुख सहयोगी आज उनके साथ नहीं हैं। ओम प्रकाश राजभर उनके साथ चुनाव लड़े थे, उनके साथ नहीं हैं। RLD आज की तारीख में उनके साथ नहीं है, तो उनके कई सहयोगी दल उनको साथ छोड़ के जा रहे हैं, और तो इसलिए उनको 2 ही लड़ाना चाहिए था और 3 नहीं लड़ाना चाहिए था। हो सकता है 1 को पर्चा वापस कर लें, नहीं करेंगे फिर भी तभी भारतीय जनता पार्टी का 8वां प्रत्याशी संजय सेठ जी सबसे ज़्यादा वोट से जीतेंगे, क्योंकि सभी सहयोगी दलों का वोट और बाकी समाजवादी पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जो मोदी जी और योगी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के वो भाजपा के साथ आना चाहते हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा वोट पाएंगे संजय। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के नेता भी इस वक्त हमारे साथ है, संजय निषाद जी। संजय सर, जिस तरीके से पल्लवी जी पीछे हट गई हैं समाजवादी पार्टी में, अब वो समर्थन नहीं दे रही हैं, क्या लगता है दांव पेच फंसेगा अब? पूरा पीडीए है, गुलदस्ता सजाया है मोदी जी ने, योगी ने, और गुलदस्ता सजाने का देन है कि सारे जितने नेता हैं वो उनको विकास चाहिए, जनता को विकास चाहिए, और मोदी विकास यात्रा, योगी विकास यात्रा। इसलिए इस यात्रा में सारे दल के जो मेंबर हैं वो भी, विपक्ष के हो चाहे इसमें, सब चाहते विकास चाहिए। अब विकास के नाम पर हमारे साथ रहेंगे और 8वां कैंडिडेट भी मेरा जीतेगा। सर, जब तक 7 उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, तब कहीं ना कहीं समाजवादी को थोड़ी सी राहत जरूर थी, लेकिन आज 8वां कैंडिडेट भी उतार दिया है, अब फंसेगा क्यों? में नहीं फंसने वाला, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, उनको उतारने नहीं चाहिए था भाई। हम सत्ता जो है, सत्ता ही समाज नेता को खुद दे सकती है, इसलिए सारे लोग हमारे साथ हैं, और उनके पास तो पहले नहीं, उतारना ही गलत था उनको। सर, आपको भी यही लगता है उन्होंने गलत उतारा है, और क्या नाम वापस लिए जा सकते हैं अब? हाँ, अभी समय है, समाजवादी पार्टी चाहे तो अपना तीसरा कैंडिडेट को वापस ले लेगी, तो चुनाव नहीं। नामांकन का आज आखिरी दिन है। हाँ, तो उसके बाद 18 को पर्चा वापसी है, तो पर्चा वापसी में समाजवादी पार्टी या स्कूटनी में कोई होता है तो सब चुनाव नहीं होगा, यदि सभी वैध पाए जाएंगे तो चुनाव होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कई दिग्गज नेताओं से, मंत्रियों से, और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि दांवपेच कहीं ना कहीं अब सीटों को लेकर के जरूर फंसेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 8वें कैंडिडेट के तौर पर संजय सेठ को राज्यसभा के लिए उतार दिया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर अब दिलचस्पी लगातार लोगों की बढ़ती जा रही है, चूंकि जो पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अब हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर सपा ने जिस तरह से 3 कैंडिडेट उतारे हैं, किस तरह से उन्हें जीत हासिल होगी। आज इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए जो पैनल मौजूद है उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दिवाकर मिश्रा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले दिवाकर जी, आपके पास आते हुए, चूंकि अभी आपने सुना किस तरह से तमाम नेताओं का यही कहना है कि सपा ने 3 कैंडिडेट उतार के गलत किया, उन्हें दो ही कैंडिडेट उतारना चाहिए था, क्योंकि उनके पास अगर लोग नहीं है, आंकड़ा नहीं है उनके पास, तो फिर उन्होंने किस आधार पर 3 कैंडिडेट उतारा है? जी बिल्कुल दीप्ति जी, देखिए आंकड़ा तो बीजेपी के पास भी नहीं। आप देखिए कि 8वें कैंडिडेट के लिए आंकड़ा सबसे ज्यादा आंकड़े से दूर बीजेपी थी, लेकिन बीजेपी का जो ये खेल है ना, वो सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। ये एक्चुअल में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर इंडी गठबंधन को और उत्तर प्रदेश में खास तौर पे समाजवादी पार्टी को पटकनी देने की एक चाल है भारतीय जनता पार्टी की। आप स्वयं सोचिए कि 108 विधायक समाजवादी पार्टी के पास है, 2 कांग्रेस के पास है, 110 विधायक उनके होते हैं, और 111 सीट चाहिए, 111 वोट उनको चाहिए 3 कैंडिडेट अपना आराम से जिताने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप देखेंगे तो उनके पास कम से कम 11 से 13 विधायक की जरूरत उनको पड़ेगी, 11 से 13 वोट को मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना 8वां कैंडिडेट संजय सेठ को उतार दिया। अब इसकी वजह क्या है, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि इंडी गठबंधन, जो विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन बना हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए, तो अलग अलग राज्यों में उसकी हालत खराब है। अलग अलग राज्यों में उनको जो है कहीं से भी समर्थन मिलता नजर नहीं आ रहा है। जैसे आपने देखा पश्चिम बंगाल में, उसके बाद जो है पंजाब में, बिहार में इतना बड़ा खेल हो गया, उसके बाद यूपी जो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें देने वाला राज्य है, 80 सीटें, और जिसके लिए सबसे ज्यादा बीजेपी मिशन
80 का उन्होंने नारा दिया है कि यानी 80 की 80 सीटें जीतने का। तो उसको लेकर के बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि इंडी गठबंधन यहां फ्लॉप हो चुका है। रालोद अब पहले ही एनडीए में शामिल हो गया, आरएलडी, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती मिली है। और सोनिया गांधी के रायबरेली सीट छोड़ के जाने के नाते वो राज्यसभा जा रही हैं, तो भाजपा को ये लगता है कि जैसे अमेठी से पिछली बार वो राहुल गांधी को हरा चुके हैं, और अगर रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ती हैं तो वो सीट भी बीजेपी अपने पाले में करने का प्रयास करेगी, क्योंकि वहां उन्होंने काफी समय पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। इस बार रायबरेली की सीट सोनिया गांधी के लिए मुश्किल नजर आ रही थी। संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इसीलिए वो राज्यसभा सीट से जा रही हैं जो संसद में, और उन्होंने रायबरेली की सीट छोड़ी। हालांकि उन्होंने एक मार्मिक पत्र भी लिखा है और उन्होंने ये कहा कि परिवार का ध्यान रखना। इससे ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वहां से प्रियंका गांधी या राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि रायबरेली और अमेठी गांधी नेहरू। देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पर शुरू से जब से इंडिया गठबंधन हुआ है तभी से एकता नजर नहीं आ रही है। मनोज मिश्रा जी, अगर देखा जाए राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर 108 विधायक जो हैं सपा के पास हैं, 2 कांग्रेस के हैं। अगर ये मिलते हैं तो किस तरह से जो है रणनीति बन सकती है, तस्वीर बदल सकती है। लेकिन यहाँ पर जो यूनिटी है वो शुरू से देखी नहीं गई है, तो क्या उम्मीद जताई जाए कि कांग्रेस अपने दोनों विधायकों के जो वोट हैं वो सपा में शामिल कराएगी? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। मैं हमारे साथी जो बात करें मैं उसके आगे की बात करता हूँ आपसे। जब पहले दिन नामांकन 3 सीटों को हुआ, दूसरे दिन 7 का हुआ, तो बड़े अमन से लग रहा था कि चीजें बड़ी शांति से हो जाएंगी, ये वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 8वें प्रत्याशी के नामांकन के बाद फिर सरगर्मियां तेज हो गई कि किसको कितने वोट चाहिए। और आपका जो अहम सवाल था, विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव में पहले भी क्रॉस वोटिंग होती रही, जोड़ तोड़ चलता रहा, पर्दे के पीछे खेल चलता रहा, और लखनऊ राजधानी में या गोरखपुर से गाजियाबाद जितने सदस्य हैं जिनको वोट डालने हैं, कल से वो खेल जारी हो चुका है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मौजूदा स्थिति में आप देखिए, स्वयं प्रसाद मौर्य का त्याग पत्र देना, पल्लवी पटेल का बयान, उनको बदल जाना, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद का भाजपा के साथ आ जाना, तो अभी ये नए समीकरण 2022 के चुनाव के बाद लोगों को देखने पड़ रहे हैं, या हम लोगों को भी देखने पड़ रहे हैं। चुनाव अब मत पड़ने हैं। तीसरा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का फंस गया है और 8वां प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का फंसा हुआ है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते, किसी को 2 वोट चाहिए तो किसी को 8 वोट चाहिए, इस बात से इनकार नहीं कर सकती। भाई 252 या 272 या 108 वाले किसको कितने 111 वोट चाहिए। हाँ, रही बात आपको जो अहम सवाल है कि 2 वोट कांग्रेस से कहां जाएंगे या अन्य पार्टियों के, निषाद पार्टी से लेके सुभाषपा से लेके जो भाजपा के साथ है वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे में व्यक्तिगत तौर पर जब वोटिंग होती है तो कई बार देखा गया। अभी आप देखिए बिहार में जब वोट होने लगी तो उसमें भी क्रॉस वोट हो गया, लोग अपने लोग चले भी गए, दूसरे लोग आ भी गए। तो राज्यसभा का ये जो 11वां कैंडिडेट है या भाजपा का 8वां और सपा का तीसरा कैंडिडेट, इसके लिए जद्दोजहद या आप कह सकते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, और जो कैंडिडेट 8वां हुआ है सेठ जी, ये सेठ को ये सपा में भी रहे हैं, बसपा में रहे हैं, भाजपा में भी हैं, और ये जी आप कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, आपने जिक्र किया था पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य का। पल्लवी पटेल की अगर हम बात करें तो आज वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो रही हैं। एक तरफ सपा से नाराजगी, दूसरी तरफ कांग्रेस की जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें वो शामिल हो रही हैं। क्या मायने इसके निकाले जाए सर? नहीं, उसमें देखिए, चूंकि जहां से वो चुनाव जीत करके आई और भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री या बड़े संगठन नेता केशव मौर्य को उन्होंने चुनाव हराया, तो आप उससे पहले वो सपा में नहीं थे या उसके बाद भी सपा में रहेंगी ऐसा मुझे लगता नहीं था। वो तो चूंकि अखिलेश ने या जरूरत थी वहां उस समय उनकी, तो दोनों एक दूसरे के साथ आए थे। विचार के रूप में साथ हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी खबर जो है सूत्रों के हवाले से ये सामने आ रही है कि वो भी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। नहीं, ये दोनों खबरों का अनुमान आपका परिणाम तक, लेकिन मैं इसको कह सकता हूँ कि बिल्कुल आपका अनुमान सही है, और दोनों लोग आने वाले 2024 के लिए कुछ नया गुल खिलाएंगे। और जिस तरीके से जोड़ तोड़ और घटने बढ़ने, कांग्रेस के जो साथ जो जा भी रहा है वो मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा में वो भाजपा के साथ जाएगा। वो चूंकि अखिलेश और कांग्रेस का तालमेल या इंडी गठबंधन में
बचे हुए लोग, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी तो इंडिया गठबंधन के सारे लोग चले ही गए, और बचा ममता से लेकर नीतीश से लेकर उत्तर प्रदेश में रालोद से लेकर हमको आपको पता है। फिर भी कहीं न कहीं आने वाले समय में इनका तालमेल बनेगा, और पल्लवी हो यही लोग तो क्रॉस वोट कर भी सकते हैं जिताने के लिए और हराने के लिए। 11वां कैंडिडेट हाफ ट्रेडिंग में जीतेगा भारतीय जनता पार्टी, मेरे ख्याल से संगठन को लेकर के, जीतने हारने को लेकर के, समीकरण को लेकर के वो अखिलेश से अन्य पार्टियों से बहुत आगे है। पर एक बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जया बच्चन या सुमन जी के साथ एक पूर्व नौकरशाह भी कैंडिडेट है, आलोक रंजन जी, जिसको सपा ने प्रत्याशी बनाया है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन किसको चुनता है। लोग सेठ को चुनते हैं, आलोक जी चुनते हैं, सुमन जी को चुनते हैं। अब जीतेगा तो 10 ही, 11 कैंडिडेट तो हारना है। ठीक है दिवाकर जी, जिस तरह से पल्लवी पटेल ने ये कहा कि पीडीए को जो है बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, इसलिए उनकी नाराजगी है जो है अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि पीडीए को कहीं से इग्नोर नहीं किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, पीडीए को इग्नोर किया गया या नहीं किया गया ये तो उनका इंटरनल मामला है, लेकिन दिख जो रहा है वो तो यही दिख रहा है ना कि जया बच्चन को लगातार वो राज्यसभा भेज रहे हैं। उसके बाद आलोक रंजन, जो आपको पता है यूपी के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनको भी उन्होंने प्रत्याशी बना दिया। रामजी लाल सुमन एक दलित प्रत्याशी के रूप में सिर्फ सामने है। इसको लेकर के पल्लवी पटेल की नाराजगी थी, और पल्लवी पटेल ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि हम सपा के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। हालांकि टेक्निकली वो सपा की ही मेंबर है, वो सपा के। उन्होंने 2 नामों का जिक्र किया, उनको दिक्कत जया बच्चन और आलोक रंजन से, उन्होंने स्पेशली 2 नामों का जिक्र किया। बिल्कुल बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो वो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। और देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 2 सदस्य समाजवादी पार्टी के जेल में है, रमाकांत यादव और इरफान सोलंकी। अभी ये क्लियर नहीं है कि उनको वोट डालने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो तीसरे विधायक सुबह सपा के अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्दुल्ला अंसारी, उनको भी वोट डालने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। दीप्ति जी, मैं आपको क्लियर कर दूं कि राज्यसभा में अगर वो विधायक वोट क्रॉस वोटिंग भी करता है तो उनकी सदस्यता पे कोई खतरा नहीं होता है। ये कुलदीप नैयर केस में सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। वो भले ही दिखा करके वोट करते हैं, लेकिन अगर वो क्रॉस वोटिंग भी करते हैं, दूसरी पार्टी को भी वोट देते हैं, तो ना तो उनकी सदस्यता पे कोई खतरा आता है, ना ही उनका वोट अवैध होता है। अब आते हैं आप कांग्रेस की विधायक की, 2 कांग्रेस के विधायक हैं, एक आराधना मिश्रा मोना, प्रमोद तिवारी की बेटी, और एक कोई और है, याद नहीं आ रहा नाम। लेकिन आप खास बात देखिए कि अभी जब 11 फरवरी को पूरी कैबिनेट, पूरे सारे विधायकों को जब भारतीय जनता पार्टी और सतीश महाना जी ने, जो विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने आमंत्रित किया और बस से लेकर के अयोध्या गए, तो उसमें उन दोनों, वो कांग्रेस के दोनों विधायक उन्होंने वो गए, और योगी और मोदी के लिए जब विधानसभा में प्रस्ताव आया था वो राम मंदिर निर्माण के लिए धन्यवाद देने के लिए, तो उसमें भी पक्ष में वोट किया था। तो आप ये भी सोचिए कि अभी कांग्रेस को आप मान के मत चलिए कि वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे। दूसरा, उमा शंकर सिंह जो एक छोटे विधायक है बहुजन समाज पार्टी के, वो भी क्या नाम है, गए थे अयोध्या, और वो भी मोदी और योगी को धन्यवाद प्रस्ताव में उन्होंने समर्थन किया था। हालांकि अभी उन्होंने खुल के नहीं कहा है, तो वो वोट भी ये नहीं आप मान सकते कि समाजवादी पार्टी को मिलेगा। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी सत्ताधारी दल है, केंद्र में और प्रदेश में उनकी सत्ता है, प्रचंड बहुमत की सत्ता है, और ये चुनाव ऐसा होता है जिसमें वोट गिने हुए होते हैं। इसमें हर व्यक्ति सत्ता के साथ रहना चाहता है, तो ये एक बड़ा लाभ बीजेपी को मिल सकता है, जिससे कि उनका अपना कैंडिडेट संजय सेठ चुनाव जीत जाए। जहां तक अभी आपने जैसे सुनाया, खुद ही आपने सुनाया, एक वहां से आपको क्लू में देता हूं कि जो दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री, उन्होंने कहा कि पर्चा जो है इनवैलिड भी हो सकता है या पर्चा वापस भी लिया जा सकता है। अभी 18 तारीख तक देखिए कि 11 कैंडिडेट रहते भी हैं या एक कोई कैंडिडेट का पर्चा खारिज हो जाए या वो इनवैलिड हो जाए, ये भी खेल हो सकता है। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें कोई बात 100% नहीं कही जा सकती। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह इंडी गठबंधन को कमजोर करने के लिए सारे प्रयास कर रही है, कई जगहों पे कमजोर कर भी चुकी है, और राष्ट्रीय परिदृश्य जो बन रहा है इंडी गठबंधन का, वो कहीं पे नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अभी तक उनके सीट बंटवारे को लेकर के ही कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुआ। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम
बीजेपी के खिलाफ पार्टियां लड़ी थी। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं, और अगर हम बात करें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो लगातार जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी सामने आ रही है और इसके साथ ही पल्लवी पटेल की नाराजगी आ रही है, तो अभी उनको जो है पार्टी में जो अंतर्कलह चल रही है उसको ही समेटने से फुर्सत नहीं मिल पा रही होगी। मनोज मिश्रा जी, जिस तरह से सपा का हम जिक्र कर रहे हैं कि 3 कैंडिडेट उनके हैं राज्यसभा उम्मीदवार के लिए, राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार के लिए, ऐसे में 2 विधायक उनके जेल में हैं सपा के, तो किस तरह से राह आसान हो पाएगी सपा के लिए इन तीनों कैंडिडेट को जिताना? किस तरह का इंतजाम सपा कर पाएगी? देखिए, जब अगर राह आसान की बात कर ले तो हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि ज्यादा राह कठिन बात समाजवादी पार्टी के लिए होनी है। 2 चीजें, एक तो 2024 को चुनाव सामने है और 2 बार सरकार बन चुकी है, तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी का दावा है, और यूपी का चुनाव 2027 में होगा। अभी कोई चुनाव प्रदेश में जल्दबाजी किसी चीज को नहीं है, लेकिन जो मौजूदा विधायक उनको भविष्य में टिकट मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टिकट कटना, बहुत सारे लोगों को जाना, लेकिन पहले भी होता रहा। वो तब विधानसभा ये निर्णय लेता है कि कौन विधायक आएगा वोट डालने, कौन विधायक नहीं आएगा, और कैसे क्या नियमावली बनती है। और अभी जैसे जिक्र हो रहा था कि पर्चा खारिज हो सकता है, पर्चे की स्क्रूटिनी हो सकती है। देखिए, ये चुने हुए प्रतिनिधियों को चुनाव, ये लोकतंत्र में आम आदमी को चुनाव नहीं है, और सबकी तरफ से लीगल हिट्स, लीगल लोग हुआ करते हैं। चुनना 10 लोगों को है, 11 के होने पे वोटिंग के आसार हैं, नहीं हो तो 1 का पर्चा खारिज होगा, 1 पर्चा वापस लेगा। लेकिन अभी ये कम से कम 2 दिन ये आंकड़े नहीं कर सकते, 18 तक हम लोग इसका इंतजार करेंगे। लेकिन अगर वोटिंग भी होती है सर, तो क्रॉस वोटिंग के भी तो आसार कम है ना मनोज? नहीं रहे हैं, नहीं बिल्कुल। देखिए, क्रॉस वोटिंग में एक बात कहूँ, विगत 2014 के बाद प्रदेश और देश में अगर क्रॉस वोटिंग हुई भी है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई है, उनके खिलाफ वोटिंग नहीं है। बिल्कुल। तो हम अगर बिल्कुल, और कैंडिडेट पर हम बात कर रहे हैं तो संजय सेठ कैंडिडेट ऐसे हैं जो शहर के बड़े बिल्डर या बड़े उद्योगपति भी जाने जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो सपा बसपा में हर जगह उनके संबंध भी है, तो हाथ ट्रेडिंग की बात इसीलिए शुरू हो जाती है। लेकिन उसके पीछे जो एक भारतीय जनता पार्टी 8वां कैंडिडेट देख करके कोई मुंह की खाने, उसके पीछे उसकी रणनीति होगी। आपके सवाल में एक बात थी कि राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, अखिलेश को जबकि सबसे ज्यादा मुखर पिछले 3-4 वर्षों में आपने देखा होगा आदरणीय मौर्य जी थे। मौर्य जी अगर त्याग पत्र दे देते हैं और वो चले जा रहे हैं तो अखिलेश जी को सोचना पड़ेगा। राहुल जी की यात्रा जहां जहां जा रही वहां उनसे जुड़े हुए एनडीए के लोग बिल्कुल चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी होने के नाते मैं आप दोनों लोगों को यहां पर रोकना चाहूंगी। फिलहाल चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर अखिलेश यादव के लिए अब यहां पर मुश्किल ये है, और साथ ही बड़ा सवाल ये है कि किस तरह से वो तीनों उम्मीदवार के जीतने की जो राह है वो आसान कर पाएंगे। चूंकि 2 विधायक जो उनके हैं जेल में हैं, ऐसे में जो आंकड़े हैं, जो बहुमत है, जो वोट है, वो उनके पास कम है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के पास आंकड़ा जो है पूरा नजर आ रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव किस तरह से इंतजाम जीत की कर पाते हैं। बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही। लगातार आगे खबरों का सिलसिला जारी है।